अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं फैज़ टीवी से प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले नाज़रीन, मेरी और मेरी सारी प्रोग्राम की टीम की जानिब से आपको साले नौ की मुबारकबाद मैं पेश करता हूं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन खेल क्रिकेट के हवाले से है। मकबूल इसलिए कहूँगा कि आज भी सड़कें खाली हो जाती हैं जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तो पाकिस्तानी आवाम को इस खेल से ताकत भी मिलती है। पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जहां एक साबिक क्रिकेटर, एक साबिक कप्तान इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म एक एथलीट हो, एक स्पोर्ट्समैन हो और एक क्रिकेटर हो, उस मुल्क में खेलों और बिलखुसूस क्रिकेट का क्या हाल होना चाहिए, आप मुझसे इत्तफाक ज़रूर करेंगे। लेकिन इस खेल की हालत पाकिस्तान में बहुत सारे सेक्टर्स की तरह ज़बोहाली का शिकार हो चुकी है। लेकिन इस खेल की पाकिस्तान में इब्तिदा नहायत ही शानदार थी। पाकिस्तान ने इब्तदाई टेस्ट मैचेस में ही इंग्लिस्तान को इंग्लिस्तान में और भारत को भारत में शिकस्त देकर दुनिया को हैरान कर दिया था। फिर तकरीबन 50 साल अच्छा वक्त ही देखा। बेशक फतह शिकस्त भी हुई और होती चली गई, लेकिन कौम की उम्मीद नहीं टूटी। लेकिन 2000 और उसके बाद से टीम और बोर्ड मुनासिब ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पाए। फतूहात कम और शिकस्त का रेशो अब बढ़ता चला जा रहा है। क्या वजूहात रहीं, कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। अपने पैनल का आपसे मैं तारुफ करवा देता हूँ। तो नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए आपको अपने पैनल का मैं तारुफ करवाता चलूँ। आपको बता दूं कि स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ राशिद हुसैन, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ उनके हमरा इस वक्त स्काइप पर मौजूद होंगे फवाद मुस्तफ़ा, जो कि स्पोर्ट एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं असगर अजीम। तो सबसे पहले सवाल कर लेता हूँ राशिद भाई आप ही से कि क्रिकेट तो पाकिस्तानियों के खून में रचा बसा है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म की परफॉर्मेंस और मुसलसल नाकामियाँ। देखें, ये जो हादसा होता है ना, अचानक नहीं होता। आपने बड़ी प्लानिंग से टीम को बर्बाद किया है। आपने प्लानिंग से बर्बाद किया। आप कहते हैं उस्मान सलाउद्दीन को तैयार कर रहे हैं, आप कहते हैं हम फवाद आलम के बारे में सोच रहे थे जनाब के लेके आएंगे, लेकिन इनको आपने कहीं फेंक दिया। आप देखें आसिफ जाकिर हैं और दीगर खिलाड़ी हैं, कराची के कई खिलाड़ी थे, आमिर सज्जाद थे, बहुत सारे खिलाड़ी थे। आपने टेस्ट टीम बनानी थी और आप अजीब व गरीब टीम लेके चले गए। मेरे ख्याल से अजहर अली के अलावा मुझे समझ नहीं आता कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम में कोई काबिल एतमाद बैट्समैन नहीं है। ठीक है, फवाद आलम चले, लेकिन आपने तो उनको अपनी प्लानिंग में नहीं रखा हुआ था ना। फिर बॉलिंग में आप देखें, पूरी जूनियर बॉलिंग अटैक है, चल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखें कि आपने एक बॉलिंग कोच रखा हुआ, एक बहुत बड़े नाम वाला बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस साहब। लेकिन मसला क्या है कि वक़ार यूनुस चौथी या पांचवी बारी ले रहे हैं एज ए कोच, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा कुछ नहीं नज़र आ रहा। नतीजा ये नज़र आ रहा है कि नसीम शाह जैसा बॉलर, जिसके पास पेस भी है, जिसके पास अगर आप उसको थोड़ा सा समझाएं तो वो बॉलिंग भी अच्छी लाइन पे कर सकता है, लेकिन वो जो है विकेटों के दरमियान बॉलिंग नहीं कराता। थक रहा है, उसका स्टेमिना ख़राब हो रहा है, उसकी जो है टाइमिंग ख़राब हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है। लेकिन आपने जिसको कोच बनाया हुआ है वो उस पर इतने अच्छे बॉलर को विकेट टेकर बॉलर नहीं बना पाता। 2 या 3 मेरे ख्याल से नसीम शाह के कैलिबर के या टैलेंट के खिलाड़ी के लिए इस तरह की बॉलिंग उसको सूट नहीं करती। काबिल एतमाद बैट्समैन यहाँ पर मौजूद नहीं, और साथ ही साथ आपने कहा कि इतना बड़ा जो बॉलर रहा है लेकिन वो अच्छा कोच नहीं बन पा रहे। फवाद भी आपकी जानिब आना चाहूँगा, आप बताइएगा इस वक्त खराबी आपको कहाँ दिखाई दे रही है? देखिए, खराबी कोई एकदम से नहीं होती। कतई तौर पे ये नहीं होता कि जी आप एकदम से हुआ और सब कुछ ठीक था और एकदम से खराब हुआ। असल में होता ये है कि जब हम आसान सीरीज, आसान क्रिकेट खेल रहे होते हैं और हम जीत रहे होते हैं और उस वक्त हम खुश हो रहे होते हैं कि जी जीत रहे हैं, बट मसला सारा ये है कि आप अगर देखें तो पिछले 2 साल से या पहले से भी आपका जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब से ये T20 और PSL हमारे यहाँ कामयाब हुई, हम समझने लगे कि 20 ओवर की क्रिकेट से
हमें कोई अजीम क्रिकेटर्स की फौज मिल जाएगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम टूर्नामेंट तो हर फॉर्मेट का कराते हैं, हम कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी कराते हैं, जो 4 रोज़ा क्रिकेट है, उसके बाद हम वनडे कप भी कराते हैं, हम T20 भी कराते हैं, बट हम जिस टूर्नामेंट और जिस किस्म की क्रिकेट की सिलेक्शन है वो वहां से नहीं करते। अगर हम कायदे-ए-आज़म, अभी मैंने देखा इस बार बड़ी अच्छी तस्वीरें कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे खींची, अभी फाइनल से पहले भी आपने बड़ी इज्जत दी कायदे-ए-आज़म को, बड़ी तस्वीरें जगहों पे लगी, लेकिन कायदे-ए-आज़म को सही इज्जत उस वक्त मिलेगी कि जब कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का जो परफॉर्मर है उसको आप इज्जत देंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 साल से कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के जो परफॉर्मर्स हैं वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं और उसके बाद पता ही नहीं चलता, और फिर बीच में से हर शोबे में, बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, लोग नेशनल टीम में घुस जाते हैं, घुस बैठिए कह लें आप, या सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो उसका फिर आपको यही नतीजा मिलता है। आप देखें ये तरीकाकार होता नहीं है ना। 250 से लेके तकरीबन 70 साल में लोग खेले पाकिस्तान की तरफ से, और आप देखिए पिछले 3-4-5 साल में किस तरह से पाकिस्तान की कैप जो थी वो बांटी गई। मतलब एक तरफ आपका सिलेक्शन का मेयार ये है कि एक खिलाड़ी तकरीबन 600 के करीब आउट कर रहा है टेस्ट वनडे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और इससे पाकिस्तान के कलर भी नहीं मिला। और यहाँ पर T20 एक टूर्नामेंट में आपने सिर्फ T20 के एक टूर्नामेंट अच्छे खेल के पाकिस्तान के कलर दे दिए। सो ये सब ज्यादतियां हुई हैं। जब आपका तरीकाकार ये नहीं होगा तो क्रिकेट आपकी खुद ब खुद नीचे जाएगी। ठीक है, इसी में शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, असगर भाई को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। असगर भाई, आपने राशिद भाई की गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा कर ली है, आपने फवाद भाई को भी सुन लिया, अब मज़ीद आप क्या कहेंगे कि फाइनली ये ख़राबी है कहाँ पे? क्योंकि बहुत ही आसान हो गया है कि आपने 4 ओवर कराए, आपने उसमें परफॉर्म किया नहीं किया और आसानी हो गई। बहुत जल्दी आपने टेस्ट क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट भी ले ली। आमिर के ऊपर भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आखिरकार ये खराबी कब पैदा हुई और अभी तक ये सिलसिला जारी और सारी है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। खराबी जो पैदा हुई है ये हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन से। जब तक आइन सही मानों में स्पोर्ट्स लवर नहीं बनेगा, क्रिकेट के मेरिट को, क्रिकेट के मेयार को के हिसाब से नहीं बनेगा, आला तरीन सतह पे सियासी मुदाखलत खत्म नहीं होगी, सरपरस्त आला जो है वो रिमूव वहाँ से नहीं होगा, सरपरस्त आला जो है सिर्फ चेयरमैन पीसीबी ही हो और वही सारे मामला देखे हुकूमती सतह का कोई शख्स ना हो, उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट के हालात सही नहीं हो सकते। ये बात रोजे अव्वल से लेके अब तक अगर आप गौर करें तो ये बात वाज़ेह नजर आती है कि सरपरस्त आला पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में मुदाखलत करते हैं और वो मुदाखलत का नतीजा आपके सामने है कि 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो बोर्ड के जो मेंबर है 2 वो सरपरस्त आला लगाते हैं, उनमें से एक चेयरमैन बन जाता है। तो जो मातहत होगा, जो चेयरमैन बनेगा सरपरस्त आला की हिदायत पर, वो ऊपर वाले से मनफी कोई बात नहीं कर सकता, उनकी बात नहीं टाल सकता, और यही जो है खराबी की जड़ है। अब आप मुझे बताइए, डोमेस्टिक में तो कोई पॉलिटिकल बंदा कोई ओहदा नहीं ले सकता इनके आइन के मुताबिक, किसी क्लब का, किसी रीजन का, किसी सिटी का। लेकिन ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तरीका है कि आला तरीन सतह पर सरपरस्त आला पीसीबी का जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान हो? क्या ये इंसाफ है? क्या ये तरीका है? यही वो खराबी है जिसको सही करने की जरूरत है। इसकी यहाँ पर यही बात आ गई, सरपरस्त आला के हवाले से अगर बात कर ले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद एथलीट रह चुके हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप खेला हुआ है, खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, साबित क्रिकेटर रह चुके हैं। सबसे बड़ी बदनसीबी है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, आज हम ये कहने पर मजबूर है, और उसका खमियाजा आज पूरी कौम नहीं, सिर्फ पीसीबी नहीं, क्रिकेट नहीं, बल्कि पूरी कौम भुगत रही है। एक एचबीएल में उनको मौका नहीं मिला खेलने का, तो उसकी सजा पूरी क्रिकेट सिस्टम को देकर जो है डिपार्टमेंटल क्रिकेट उन्होंने बंद कर दी। ये है हमारे सरपरस्त आला। लेकिन असगर पीआईए की तरफ से तो वो भी खेलते रहे हैं और पीआईए से खेले हैं, लेकिन पीआईए से पहले उन्होंने अप्रोच की थी एचबीएल को, जो एचबीएल ने उनकी अप्रोच जो है एक्सेप्ट नहीं की। वहीं पे उन्होंने ये तय कहता, जो मेरा इल्म कहता है, जो मेरी मालूमात कहती है कि जब मौका मिला मैं इसका बदला लूंगा। आज वो पूरी कौम से, पूरी क्रिकेट से इस बात का बदला ले रहे हैं कि मुझे एचबीएल से नहीं खिलाया गया। आप मुझे बताइए, 270 लड़के अगर बिजी हो जाते हैं तो बाकी जो 1000 लड़के वो कहाँ गए? वो उनके फाइनेंशियल क्राइसिस को कौन हल करेगा? पीसीबी तो नहीं हल कर रहा। पीसीबी ने भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से 150 अरब रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट में इस साल आपने लगा दिए। उस 150 अरब का मुझे फायदा तो पता है क्या हुआ?
बस फायदा ये हो रहा है कि दौरे हो रहे हैं और दौरे के बाद ये कहा जा रहा है कि जनाब पहले कहा गया कि ये पर्सनल दौरा है, निजी दौरा है, और फिर जब फ्लाइट का अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो ऑफिशियल दौरा था, और ऑफिशियल दौरे पे वसीम खान साहब भी और मानी साहब भी जनाब इंग्लैंड में मौजूद थे, आप उनको वापस बुलाने की स्पेशल इजाज़त दे दी जाए। मेरे ख्याल से फ़ायदे यही होते हैं ना। और दूसरी बात ये कि असगर भाई ने बहुत अच्छी बात की। देखिए जब हम पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकन हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियंस हैं, हमारे यहाँ कोई सोने का निवाला लेके नहीं आता बच्चा, या क्लब में या निचले लेवल पे, इवन फर्स्ट क्लास लेवल पे भी अगर कोई क्रिकेट खेल रहा होता है ना तो बहुत कोई रिच नहीं हो जाता। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट हमारे मुल्क में मौजूद थी। उसका ये फायदा होता था कि कोई बाप अपने बेटे को क्रिकेट खेलने की इजाज़त देता था, क्योंकि उसकी वजह से ये होता था कि जनाब कम से कम अगर कुछ नहीं बना, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, तो कम से कम बैंक में एक नौकरी मिल जाएगी, उसकी लाइफ सेफ हो जाएगी, उसका कोई फ्यूचर बन जाएगा। अब इमरान खान साहब ने ये फैसला किया अचानक, बैक जुम्बिश कलम जनाब उन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। अब मसला ये है कि आपने 6 टीमें तो बना दी, लेकिन उनका कौन सा खिलाड़ी किस बुनियाद पे, किस क्राइटेरिया पे आ रहा है। निचले लेवल पे तो आपने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सिस्टम बनाया, ना क्लब क्रिकेट हो रही है, ना डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो रही है, ना रीजनल कोई क्रिकेट हो रही है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? 6 टीमें जो सिलेक्ट करते हैं वो पीसीबी के बंदे होते हैं, पीसीबी के कहने के मुताबिक इसको लगा दो। बलोचिस्तान की टीम में 1 या 2 बलोचिस्तान के खिलाड़ी होते हैं, कराची की टीम में 2-3 कराची के खिलाड़ी होते हैं, और फिर अगर मुंतखब भी हो जाते हैं तो फिर सिलेक्शन के वही जो उनके सिलेक्टर होते हैं, वही जो उनके लगाए हुए कोच होते हैं, वही सिलेक्शन करते हैं और वही दस्तखत करके देते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान के खिलाड़ी और ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो कहीं भी कोई अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम तो नहीं यही है। फवाद भाई से बात कर लेते हैं। फवाद भाई एहसान मानी के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि एयर मार्शल नूर खान, फिर आरिफ अब्बासी, फिर यहाँ पे माजिद खान, खालिद महमूद और फिर जनरल तौकीर ज़िया, उनके टाइम में भी जो है क्रिकेट काफ़ी बेहतर रही, लेकिन उसके बाद एहसान मानी जो है अभी तक इंसाफ नहीं कर पा रहे। इससे आप इत्तेफाक करेंगे ना? देखिए, पहली बात जो असगर बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ क्यों प्राइम मिनिस्टर का अमल दखल है, चाहे वो क्रिकेटर हों चाहे वो क्रिकेटर ना हों, उनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर हम सियासत नीचे लेवल पे क्रिकेट में नहीं कहते कि कोई सियासी ओहदेदार या सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला या सरकारी ओहदेदार किसी भी एसोसिएशन में नहीं रह सकता, तो प्राइम मिनिस्टर का क्या ताल्लुक़ है। और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब तो खुद तनकीद का निशाना बनाते थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कि जी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर क्रिकेट के सरबराह बने हुए हैं तो क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। उसकी वजह ये है कि आप लेकिन मैं आप पता कराने के लिए माजरत चाहूंगा, अगर कोई हायर ऑफिशियल अगर उनसे बैठ के अगर बात करने की कोशिश करता है तो वो कह देते हैं कि मैंने तो खुद 20 साल क्रिकेट खेली है, मुझसे ज़्यादा जानते हो क्या तुम, वो तो ऐसे जवाब दे देते हैं। देखिए ये भाई हमारा यही तो प्रॉब्लम है ना, ये हम 20 साल क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न इन चीफ बन सकता है, 400 आउट करने वाला डायरेक्ट कोच बन सकता है, कप्तान डायरेक्ट कोच बन सकता है, तो फिर क्रिकेट सारी बंद कर दें। हमारा प्रॉब्लम ही यही है ना, जो लोगों की समझ नहीं आ रहा कि जो अगर एनईडी पे से एक इंजीनियर टॉप करता है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो जरूरी है कि वो अच्छा टीचर होगा। ये मुझे आपको एग्जाम्पल दे दे इस बात का। तो ये हमारी समझ ही नहीं आ रहा कि कोचिंग हो चाहे वो सिलेक्शन कमेटी जो भी हो, ये वो इनका उस चीज से ताल्लुक नहीं है कि आप अपने एज अ क्रिकेटर आप बहुत कामयाब रहे हैं मेरे भाई। दुनिया में फिर विव रिचर्ड क्यों नहीं वेस्ट इंडीज के साथ हर वक्त लगा रहा, क्लाइव लॉयड क्यों नहीं लगा रहा, इतने तगड़े फास्ट बॉलर कोर्टनी वॉल्श अभी कोचिंग में आए, असिस्टेंट कोच थे वो वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम के, उसके साथ हल्के हल्के आगे बढ़े। इंडिया में सचिन तेंदुलकर को उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया। हमारा ये प्रॉब्लम है जो हमारे लोगों को भी है अनफॉर्चुनेटली, कि उन्हें समझ नहीं आता कि भाई ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, आप एक कोच ढूंढने जा रहे हैं। हम ज्यादातर जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, इतने फैंस जो हैं वो आके शोर मचाते हैं और उसके बेसिस पे जी ये जितने भी बड़े नाम है, लग भाई जरूर बड़े नाम हो बट नीचे लेवल से आके कोचिंग सीखें तो सही, आप कोचिंग सीखें तो सही ना यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये आप नहीं खेल रहे मेरे भाई, अब आपने परफॉर्मेंस लेनी है, अब आप उस्ताद बन गए हैं, आपने खेल एज अ खिलाड़ी बहुत कामयाबियां हासिल की, बट अब आपने एज अ उस्ताद क्या कामयाबी हासिल करनी है। अपने वाकयात नहीं सुनाने होते, आपके स्टूडेंट ने कामयाब होना होता है।
और जो ये आप देख लें कम सतह पे जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, चाहे वो बकनन है, चाहे वो फ्लेचर हैं, चाहे वो बॉब वुलमर रहे, उनकी कामयाबी की क्या वजह रही? एक सबसे बड़ी वजह रही कि वो जो कामयाबियां एज ए खिलाड़ी नहीं हासिल कर सके, उनकी ख्वाहिश थी, उनका पैशन था कि वो एज ए कोच कामयाबियां हासिल करें, तो वो सक्सेसफुल कोच थे। कितने बड़े प्लेयर्स बहुत सक्सेसफुल कोच रहे, गैरी कर्स्टन एक एग्जांपल है, बट मोस्टली तो ज्यादातर मीडियोकर क्रिकेटर्स रहे। अगर ये सारी बात है तो ऑस्ट्रेलिया में रिकी पॉन्टिंग को डायरेक्ट उन्होंने हेड कोच क्यों नहीं बना दिया? क्यों उसे जस्टिन लेंगर के आगे रखा? सो हम जब तक यही तरीका नहीं करेंगे भाई साहब, सिर्फ इस बात पे कि जी ताल्लुकात किसके किससे हैं और उस बेसिस पे नौकरियां लग जाएं, नहीं होता। ये आप जुल्म कर रहे हैं। आप उस्ताद अच्छे नहीं लगाएंगे तो आपके कैसे और उल्टा खिलाड़ियों को फिर प्रेशर में ले लेते हैं। पहले सरफराज रहे और अब मोहम्मद आमिर रहे, इस पर क्या कहेंगे असगर भाई आप? देखिए, फवाद भाई की बात और राशिद की बात बिल्कुल सही है कि जब तक ये दोस्ती सीरीज पीसीबी से खत्म नहीं होती, पाकिस्तान क्रिकेट से खत्म नहीं होती, उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल होगा। अभी जो टीम में लोग हैं, जो बल्लेबाज हो या बैट्समैन हो, वो एवरेज प्लेयर है ना, उनमें कोई प्लेयर ऐसा नहीं है। मैं तो अजहर अली को भी एवरेज प्लेयर कहता हूं, क्योंकि प्लेयर वो होता है जो 10 मैचों में 2 में नाकाम हो तो 8 में वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है और एक अपना इमेज बनाता है कि हाँ मैं प्लेयर हूँ, हाँ मैं अपनी टीम को सपोर्ट करता हूँ, हाँ मैं अपनी टीम के लिए जीत की उम्मीद हूँ। लेकिन माफ कीजिएगा, इस टीम में कोई भी एक लड़का ऐसा नहीं है जो टीम में जीत की उम्मीद कहलाए, जो टीम में कंटिन्यू परफॉर्म करे। एक बाबर आजम अगर है भी तो उसको हम पूरा फेल करने के लिए खुद प्लान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ओहदा देकर सीखने का मौका देना क्या दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स बोर्ड, गवर्नमेंट लेवल पर ऐसी कोई मिसाल है जहां ओहदा देकर सीखने का मौका दिया जाता है? आप मिसबाहुल हक को कोचिंग में लेकर आए और आपने कहा वो सीख लेगा। अभी वो कोच चूंकि कोचिंग एक सीजन की कोचिंग की थी और आपने उसको कहा कि जी हम उसको तीनों फॉर्मेट दे रहे हैं, और जब पूछा गया जी कोचिंग का तजर्बा नहीं, तो आपने कहा सीख लेगा। ये वाहिद मिसाल नहीं है, बल्कि आप मोहम्मद यूनुस को लेकर आए, यूनुस खान को भी कोचिंग का तजर्बा नहीं था, आपने कहा सीख लेगा। तो भाई ये ओहदा देकर, वो भी इंटरनेशनल सतह पे जहां यू टर्न नहीं होता, जहां सिर्फ परफॉर्मेंस होती है, वहां पर अगर आप इस किस्म के तजर्बे अपनाएं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक सवाल है मेरा जो कि अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से पूछूंगा कि क्या क्रिकेट बोर्ड अंदरूनी सियासत का अखाड़ा बना हुआ है? इससे हमारी जान कैसे छूटेगी? यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, तो बड़ी मुश्किल से हम क्रिकेट ही देख लिया करते थे क्योंकि क्रिकेट हमारे खून में रचा बसा हुआ है, लेकिन क्रिकेट अब ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक अगर पीसीबी की बात करेंगे तो कोचेज़ भी जो हैं काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं। कोचेज़ के हवाले से बात हो रही थी। असगर भाई, आपसे जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, लेकिन अब इसी सवाल का जवाब जो है मैं चाहूँगा कि राशिद भाई आप भी दे दें, क्योंकि क्या क्रिकेट बोर्ड अंदरूनी सियासत का अखाड़ा बना हुआ है? अगर ये बना हुआ है तो इससे जान कैसे छूटेगी हमारी? सर, जान छूट सकती है, बिल्कुल छूट सकती है अगर आप जान छुड़वाना चाहें। देखें, कोई भी मसला इतना बड़ा मसला नहीं होता जब आप उसको हल करना चाहें। मसले हल नहीं होना चाहते। आप देखें, इंतखाब आलम 52 साल तक रहे, फिर जाकिर खान साहब बैठे हुए हैं, फिर आपके पास अब एक आपने एक नया तजुर्बा किया, सारे आपने ज़मीन से कट गए हैं। आप लोग ज़मीन से कट गए हैं और आपकी जो क्रिकेट है ना, आप या तो रोल मॉडल ला रहे हैं। आपने 6 सिलेक्टर्स वाला काम कर लिया, न्यूजीलैंड वाला, जहाँ पे 58 लाख की आबादी है, बहुत कम लोग क्रिकेट खेलते हैं। आपने वो 6 टीमें बना के जनाब एक तजुर्बा कर लिया। आप वसीम खान को लिया है काउंटी क्रिकेट से, उन्होंने जो है जनाब पूरा आपका स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो आप सोचें ना, पाकिस्तान में एक बच्चा है, वो करेगा क्या? क्रिकेट की बॉल क्या वो ख़रीद सकता है? आप बच्चे को छोड़ दें, आप बताएं 17-18 हज़ार की बॉल कौन अपने बेटे को दिलाएगा? वो एक दिन या 2 दिन के मैच के बाद वो ख़राब हो जाएगी। या फिर बैट होंगे 20-25 हज़ार के, नॉर्मल बैट होते हैं क्रिकेट खेलने वाले,
कौन दिलाएगा। डिपार्टमेंटल क्रिकेट में ये होता था कि ये चीज़ें डिपार्टमेंट दे देते थे, टैलेंट तलाश किया जाता था, एक अच्छा था, उसमें भी बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन कम से कम आपके पास पूल होता था, एक सर्टेन पूल होता था। अब आपने कह दिया कि 270 290 खिलाड़ी हैं, वही घूम फिर के आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या आप कहाँ से खिलाड़ी लेके आएंगे, किस बुनियाद पे खिलाड़ी लेके आएंगे? और ये 270 में से बहुत से खिलाड़ी 30+ हैं। जब ये आपके पास नहीं होंगे तो फिर आपके पास नया ब्लड और फ्रेश ब्लड और अच्छे खिलाड़ी कहाँ से आएंगे? आप लाहौर कलंदर की तरफ चले जाएंगे, आप फिर वही होगा ना, T20 क्रिकेट, टेप बॉल की क्रिकेट खेले हुए लड़के आएंगे, वो रॉ मटेरियल होंगे, उनको आप इंटरनेशनल क्रिकेट में लाएंगे, 2-3 अच्छे मैच खेलेंगे, उसके बाद उनके निगल सामने आने लगेंगे, उनकी इंजरीज होंगी और वो बाहर हो जाएंगे। आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। मिसबाह-उल हक आपको अच्छे लगे क्योंकि यस मैन थे तो आपने उनको कोच बना दिया। वकार यूनस कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस तो कोई भी नहीं थी ना उनकी तब भी। देखिए कैप्टन थे, अब दुबई की कंडीशन थी, विकेटें थी, सईद अजमल थे, 2-3 स्पिनर आपके पास थे, वहाँ पे आप विकेटें लेते थे, टीमों को बुलाते थे और वहाँ पे आप जीत रहे थे। अब जब उन्हें कोचिंग दी गई और उनसे कहा गया कि जनाब न्यूजीलैंड भी जाना है, इंग्लैंड भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, वहाँ जाना है, और आपने मटेरियल क्या दिया? 2 लड़के इस्लामाबाद यूनाइटेड से ले लिए, 2 लड़के आपने लाहौर कलंदर से ले लिए, 2 लड़के पेशावर ज़ल्मी से ले लिए। अब अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट से आपने सारे खिलाड़ी जमा करने हैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी बंद कर दें, डोमेस्टिक के सारे टूर्नामेंट बंद कर दें और ले लें जनाब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। फवाद में ये तो इंटरनल इश्यूज है, लेकिन यहाँ पे चीजें ये भी देखने में आ रही हैं कि बाहर से भी कुछ चीजें जो वो हैंडल हो रही हैं, जैसे कि मोहम्मद आमिर ने जो है सेंटर फैसल जावेद के ऊपर इल्जाम लगाया। देखिए इल्जाम मुझे तो नहीं पता, उन्होंने उसका सबूत तो नहीं दिया, लेकिन हाँ एक चीज जरूर वाज़ेह है कि सेनेटर साहब के अक्सर क्रिकेट से रिलेटेड ट्वीट्स आ रहे होते हैं, और मोहम्मद आमिर के मामले में भी उन्होंने ट्वीट किया था जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। ये उनका इसमें कोई राइट नहीं है। ये वैसा ही है कि कोई क्रिकेट बोर्ड का ओहदेदार जो है उनके सियासी किसी बयान पे या किसी इस चीज पे अगर वो खिलाड़ी वापस आना चाहे भी फवाद भाई, तो वो जहनी दबाव का इतना शिकार हो जाएगा कि इतना प्रेशर है उसके ऊपर और प्रेशर मजीद बिल्ट हो रहा है, तो वो कैसे वापसी करेगा? मुझे बताएं। नहीं, बात वापसी और जाने और खेलने की नहीं है। मेरा सिर्फ कहना ये है, इस मामले में मैं क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करूंगा या उनका साथ दूंगा। उसकी वजह ये है कि भाई फवाद आलम ने कभी ऐसा बयान दिया, 11 साल वो बाहर रहा है टीम से। ये कोई तरीका नहीं होता कि आपने क्रिकेट छोड़ दी और एक बयान आया और आप कहें कि जी मैं इस मैनेजमेंट के अंडर नहीं खेलूंगा। नहीं खेलेंगे तो ना खेलें। किसी के खेलने ना खेलने से क्रिकेट खत्म नहीं होती, लेकिन वो तरीका कार नहीं होता। वेट करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं और आई जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप आए और आके आप स्टेटमेंट दे दें कि जी मैं इस मैनेजमेंट के अंडर नहीं खेलूंगा और ये नहीं करूंगा और वो नहीं करूंगा। ये इस तरह से नहीं होता, और स्पेशली जब आपने आपके करियर में एक दाग लगा हुआ है, ये नहीं होता। तो वो उनका गलत था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैं भी आपसे इख्तिलाफ करूंगा, लेकिन उस दाग के बावजूद भी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो परफॉर्मेंस थी उसको आप बलाए ताक तो नहीं रख सकते ना आप। हाँ नहीं, देखें जो सर वो जो भी है, तो उन्हें किसी ने कहा तो नहीं था ना कि आप छोड़ दें। उन्होंने ही तो कहा है ना कि मैं वो कहते हैं कि टाउंटिंग करते रहते हैं, मुसलसल मुझ पे टाउंटिंग होती रहती है, मुझे ताने मिलते रहते हैं। मोहम्मद अरे भाई टाउंटिंग होती रहती है, क्या टाउंटिंग हुई? वकार यूनुस ने उन्हें ये कहा ना, तो जो भी कहा तो किस प्लेयर पे क्या नहीं होती। आसिफ, मैं आपको निकाल दूं पूरे 10 साल के स्टेटमेंट जो फवाद आलम के बारे में हुए, क्या क्या उसने किया, बर्दाश्त किया ना, और उसके बाद आके कल 100 कर दिया 2 दिन पहले। ये तरीका नहीं होता। और वो बात हम एक तरफ तो सेनेटर जावेद साहब जो हैं वो आके दिन भर करप्शन करते हैं, और एक बंदा जो फिक्सिंग पे निकाला गया आज उसकी सपोर्ट में आके बोल रहे हैं, तो ये भी तो बिल्कुल दोगली वो बात है ना। सो मेरा सिर्फ कहना ये है कि जिसका जो काम है उसे करने दें। और वही जो बात असगर कह रहे थे कि जी सियासत में जब इन्वॉल्व है, अगर उन्होंने आके ट्वीट किया तो फिर तो आसिफ की बात जायज होती है कि जी वो इन्वॉल्व है, वो क्यों आ रहे हैं, वो क्यों कमेंट्री करते हैं, उनका क्या ताल्लुक है क्रिकेट से जो वो कमेंट्री कर रहे हैं। जो सही बात है, बोर्ड और क्रिकेटर्स को तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, बाकी ये जो बड़े बड़े लोग हैं इन पे भी बात होनी चाहिए। इनका क्या काम है? आए या तो क्रिकेट बोर्ड में बोर्ड के मेंबर हैं, कौन है ये? सही। असगर भाई आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, फवाद भाई की बात आमिर के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जब टीम इससे पहले टूर पे जा रही थी इंग्लैंड, तो आमिर के लिए बड़ा जोर लगाया गया और कहा गया
हेड कोच की जानिब से, यानी कि समझ लो उसकी मिन्नतें की गई लेकिन वो नहीं गया, तो उसके बाद मामला हुए खराब। अब आमिर ये कहता है कि जी मिक्की आर्थर को मालूम था मेरे प्रॉब्लम के बारे में, तो आमिर साहब के मुंह पे किसने टेप लगा दिया था कि वो मौजूदा हेड कोच, चीफ सेलेक्टर और बॉलिंग कोच से अपने मामला पर डिस्कस ना करते, उनको ना बताते कि उनका इशू क्या है। उन्होंने तो रूट में कह दिया कि जी मैं जो है अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो T20 खेलूंगा या वनडे खेलूंगा। उसके अलावा तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की ना, टेस्ट खेलने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अपने मामला को उनको डिस्कस करना चाहिए था। फिर आमिर जो है वो किसी की बातों में आकर बहक कर उन्होंने जो है वो कोई और नहीं बल्कि इनका बुरे वक्त में इनका साथ देने वाला साबिक कप्तान है, जो मेरे जराए बताते हैं, जिसकी बातों में आकर बहक कर इन्होंने रिटायरमेंट का जो है ये ऐलान किया। और आमिर को इस बात की यकीन दहानी कराई थी उस बंदे ने कि जब आप ये ऐलान करेंगे तो पूरा बोर्ड जो है ना उठ खड़ा होगा, आपके साथ आ जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि इस वक्त बोर्ड में जो CEO हैं वो जो है सिर्फ चीजों को एक सिस्टम में देखना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने तौर पर तो वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि 24 घंटे भी नहीं लगे और बोर्ड का बयान आ गया, उन्होंने उनके रिटायरमेंट को वेलकम किया। हालांकि रिटायरमेंट के तरीकेकार ये है कि आप बोर्ड को एतमाद में लेंगे, बोर्ड को एतमाद में लेने के बाद आप इसका रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के 2 साल के बाद भी मुख्तलिफ काउंटीज खेलने के लिए, मुख्तलिफ लीग खेलने के लिए PCB की NOC दरकार होती है। अगर आप बोर्ड को इस तरह से एकदम नजरअंदाज करके ऐलान करेंगे तो ये बेइज्जती है बोर्ड की भी और हम पाकिस्तानियों की भी कि आखिरी मामला है क्या। आमिर वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को बेचा, जिसने पाकिस्तान की इज्जत के जो है तार किए, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा सरमायाकारी पिछले 10 साल में अगर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर पे हुई है तो वो मोहम्मद आमिर है। और ये सरमायाकारी जो है ये सरमाया PCB ने लगाया है, PCB ने उसका केस लगाया। नजम सेठी को इसका क्रेडिट जाता है कि वो उसको लेकर आए वापस और सिर्फ कम उम्र का बेनिफिट उनको दिया गया। अब ऐसी सूरत में अच्छा फिर आपने कहा कि 2017 में उनकी परफॉर्मेंस, तो भाई फिर तो वर्ल्ड कप 92 के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद अपना वसीम अकरम थे, उनको ले आओ खिला लो फिर। अभी अगर 3-3 साल 4-4 साल की बैक परफॉर्मेंस को अगर आप लोग बैठ के मीडिया में ये बात करेंगे कि जो उनकी ये परफॉर्मेंस, उनकी वो परफॉर्मेंस, तो फिर सरफराज को दोबारा कप्तान बना दो, चैंपियंस ट्रॉफी तो उसी ने जितवाई थी ना। तो ये बातें नहीं होती हैं। प्लेयर वो है जो उस सीजन में परफॉर्म कर रहा है और उस सीजन में की बात की जाएगी। ये क्या होता है कि जी 3 साल पहले अहमद शहजाद ने परफॉर्मेंस दी, आप उसको ले आके श्रीलंका के अगेंस्ट जो है ना आप उसको T20 खिला देते हैं। उमर अकमल ने 2 साल पहले परफॉर्मेंस दी, आप उसको लाके सीरीज खिला देते हैं। भाई क्रिकेट वो गेम है जो रिदम में रहेगा, जो मौजूदा सीजन में परफॉर्म करेगा, उसी की टाइमिंग रहेगी, उसी का बैट चलेगा, उसी की बॉल चलेगी। ये सब अभी राइट नो कौन जो है रिदम में है? इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं वो रिदम में कोई भी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह हमारे बहुत ही प्यारे मोहतरम विक्की भाई हैं जो चौथी बारी ले रहे हैं। उन्हें बॉलर्स को ट्रेन करना ही नहीं आता क्योंकि वो खुद एक अच्छे कोच नहीं है, लेकिन वो चूंकि सियासत का शिकार रहे बकौल उनके, और अब वो ये कहते हैं जितने भी खिलाड़ी हैं अब वो ये समझ रहे हैं यूनुस टीम से अलग हुए थे, कोचिंग छोड़ के गए थे। इज्जत का गैरत का तकाजा तो यही था कि वो आज खुद नहीं आते, लेकिन क्या करें, डॉलर में पैसे मिलते हैं, डॉलर सबको अजीज है तो विक्की भाई को भी अजीज है। सही, विक्की भाई के हवाले से भी कमेंट करते हैं। और बॉलिंग एक ऐसा वेपन था कि हम किसी की भी टीम को तहस नहस कर सकते थे, चाहे कितनी ही बड़ी और कितनी जबरदस्त बैटिंग साइड हो। अब्दुल्ला ये जो लोग बैठे हैं ना अपना नेशनल कोचिंग सेंटर में और जो पाकिस्तान टीम के साथ जो कोचेज लगे हैं, इन्होंने हमारे कई बॉलर, कई बैट्समैन का जो है ना को खराब कर दिया है, उनको उनके अंदर खौफ पैदा कर दिया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ असद शफीक की। असद शफीक के 3 स्टाइल है बैटिंग खेलने के, 3 उसके जो है पूरा स्टाइल बनता है और 3 अंदाज से वो खेलते हैं। तीनों अंदाज में उसको डिसमिस, उसको जो है डिस्टर्ब किया गया कोचिंग में बुलाकर, और डिस्टर्ब करने के बाद फिर उसको जो चीज टिप्स दी गई है अब वो उस टिप्स पे खेलता है तो उसके अंदर खौफ पैदा हो गया। असद शफीक बैटिंग नहीं कर पा रहा, फहीम अशरफ का भी स्टाइल इन्होंने खराब किया। फखर जमान को भी बुलाकर इन्होंने ही, फखर आलम को बुलाकर इन्होंने ही उसका सत्यानाश किया है। तो भाई जब आप फखर जैसे बैट्समैन को बुलाकर उसकी टेक्निक चेंज कराएंगे, असद शफीक जो 75 टेस्ट खेल गया अपनी उन्हीं 3 शॉट पे, 3 स्टाइल पे, आप उसको जो है बुलाकर जब इस तरह से खौफजदा करेंगे तो भाई बैट्समैन तो तबाह होगा, बॉलर तो तबाह होगा ना। क्योंकि जो अकेडमी में कोचेज हैं, जो टीम के साथ कोचेज लगते हैं, सबसे पहले वो खुद हाई प्रोफाइल कोचिंग करें, हाई प्रोफाइल अपनी एक CV बनाएं, अपनी एक परफॉर्मेंस दें, फिर उन्हें कोचिंग का काम दिया जाए। विक्की भाई की CV बन तो गई, चौथी बार बारी ले रहे राशिद भाई। देखें मेरे ख्याल से आपको इंडिया का देखना पड़ेगा, क्योंकि
हमारे बिल्कुल क्लोज है इंडिया। अब देखें 10 साल में आप भले बेशक इख्तिलाफ आईसीसी पे बहुत तनकीद कर लें, लेकिन आप देखें कि 10 साल की जो आपकी मुल्क की कारकर्दगी है ना, कोई एक खिलाड़ी, और मैं कहता हूं कि किसी खिलाड़ी को आपने 5 साल खिलाया है, सवाल तो ये भी बनता है ना, आप आईसीसी पे तनकीद कर दें कि जनाब एक खिलाड़ी आपने हमारा नहीं डाला, लेकिन मुझे बताएं कि किसी, ठीक है उनका बुमराह है लेकिन उन्होंने विकेटें ली। अब्दुल्ला, आपके सवाल का इजाजत हो मैं जवाब दे दूं? जी जी बिल्कुल, आप भी दे दीजिए। देखिए, आईसीसी ने ओपन एक वोटिंग मांगी थी। हाँ। उसने किसी मुल्क को ये नहीं कहा था कि आप वोट डालें या ना डालें, या असगर डालें और अब्दुल्ला ना डालें, ये नहीं कहा था। यहाँ पे है शऊर का और वक्त के तयन का मामला। पाकिस्तानी कौम इस मामले में पीछे है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में। 22 करोड़ की आबादी में से चंद हजार वोटिंग हुई और उधर 1 अरब से ज्यादा की आबादी में लाखों वोट पड़े, तो आईसीसी किसको सपोर्ट करेगा? मुझे पता है, वो तो वोटिंग की बुनियाद पे जा रहे हैं ना। कौम तो मेरा, कसूर तो मेरा है, मेरी कौम का है, मेरा अपना जाती है कि मैंने खुद वोट नहीं डाला। लेकिन असगर भाई वहाँ देखिए 90% तो उनके पैनल का वोट था। 90% 10% जो वोट होंगे ना, वो तो ओपन पोलिंग से। कौम को शऊर देना, उनको बोले ना जब ऐसी कोई चीज हो तो अपने सारे काम छोड़कर एक कौम एक नेशन के तौर पे वोट तो कॉस्ट करें। बिल्कुल जरूर करना चाहिए। लोकल इंतखाबात होते हैं, वहाँ तो वोट डालने चले जाते हैं। ये नेशन की बात थी, इंटरनेशनल इस बात थी। अगर मैं 22 करोड़ में से 1 लाख वोट भी हमारे डल जाते तो हमारे 1 या 2 प्लेयर तो लाजमी होते ना यार। बिल्कुल, हमारे लोग सोते रहते हैं। और आपको पता भारत जो है वो आईटी इंडस्ट्री है पूरी, वहाँ तो बड़ा शऊर है इस हवाले से। इख्तिलाफ अपनी जगह पे राशिद भाई, लेकिन बात जो है भारत ने काफ़ी चीज़ें जो है उसमें ग्रूम कर लिया है अपनी टीम को लेके। अगर उनके बोर्ड की बात कर ली जाए तो वो प्लेयरों को भी उस तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं देखने में आती है। उनके काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट्स के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखें कि केएल राहुल जैसा एक खिलाड़ी है जो बाहर बैठा हुआ है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है और बेहतरीन यूजफुल है, लेकिन वो नहीं खिला रहे उसे। उन्होंने फैसला कर लिया। अब आप देखें, आप जबरदस्ती रिजवान को T20 फॉर्मेट में भी खिला रहे हैं, जबरदस्ती आप उसे वनडे भी खिला रहे हैं, आप टेस्ट भी खिला रहे हैं। आप देखें जॉनी ब्रेस्टो को देख लें, अच्छा खेलता है लेकिन वो नहीं खिलाते। उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हमने इस विकेट कीपर को वनडे खिलाना है, इस विकेट कीपर को टेस्ट खिलाना है। आपसे फैसले नहीं हो पाते। आप मीडिया के और सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की वजह से टीम सिलेक्ट करते हैं, टीम में कभी खिलाड़ी को डाल देते हैं और कभी बिला वजह उसको निकाल देते हैं। और इस तरह की अगर सूरत-ए-हाल चलती रहेगी तो मेरे ख्याल से फिर तो हमें क्रिकेट बोर्ड भी बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पे देखें आज किसको खिलाने की बात ज्यादा हो रही है और किसे खिलाने की बात कम हो रही है, तो मेरे ख्याल से फिर उस पर टीम सेलेक्ट कर दें। इसी बात पे आखिरी सवाल फवाद भी आपसे मैं अब ये करना चाहूंगा कि जो इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इंडियंस ने जो है, इंडियन टीम ने जो है काफ़ी ग्रूम किया काफ़ी चीज़ों को लेके, लेकिन यहाँ पे एक ही फॉर्मेट के अंदर जो है एक खिलाड़ी को खिलाया जाता है, दूसरे फॉर्मेट में दूसरा होता है। कोई भी ऐसा खिलाड़ी ऐसा नहीं जो तीनों फॉर्मेट के लिए जो है ज़बरदस्त परफॉर्म कर सके। क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी फवाद भाई, देखिए हमारे यहाँ भी हैं, बाबर आजम हैं, कुछ प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं, प्लेयर्स मौजूद हैं। हमारा प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, वो मेरे ख्याल से एक तो सिलेक्शन में आ रहा है और जो सही तरीके से नहीं काम हो रहा। आप अभी बात कर रहे थे कि जी मोहम्मद आमिर अगर नहीं है तो हमारे पास बॉलर्स क्यों नहीं तैयार हैं, क्या नहीं है। आपने न्यूजीलैंड जैसी टीम को जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मजे से 200 रन कर रही थी T20 में, आपने 160 पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया और आपको मेरे ख्याल से T20 सीरीज जीतनी चाहिए थी। आप वहाब राज की जगह अगर पहले मैच से हसनैन को खिला लेते। देखिए ना, T20 की अगर आप बात करें, शाहीन, हारिस, रऊफ आपको मिल गए। मैं T20 से स्टार्ट करूं, आप बॉलिंग की बात करें, आमिर की भी जगह बनती है, लेकिन आमिर मजबूरी नहीं है कि अगर आमिर नहीं होंगे तो खुदा ना खास्ता हमारी बॉलिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। T20 में आपके बॉलर मौजूद हैं, आपके पास हारिस रऊफ हैं, शाहीन हैं, उसके बाद हसनैन तैयार हैं, इवन नसीम शाह T20 में टेस्ट से ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। तो आपके पास T20 में तो बहुत अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। हाँ, आपको प्रॉब्लम हो रही है आगे इन्हीं बॉलर्स पे अगर आप काम करें तो वनडे में भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपको टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा हो रही है। उसकी वजह यह है कि आप T20 के बॉलर टेस्ट क्रिकेट में खिला रहे हैं। अब मुझे बताएं, सुहेल खान इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, फर्स्ट क्लास का तजुर्बा रखता है, वो क्यों नहीं खेल रहा? आप अगर देखें, वकास मसूद यहाँ पर आउट कर रहा है, हसनैन, अब हसन अली आया ना, आके टॉप परफॉर्मर बना जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब लेकिन आपने अगर उसके साथ तो ये किए, बाकियों को साथ आप फौरन ही खिला देते हैं। साथ ही अगर आप ताबिश की बात करें
तो जी 128 की स्पीड इस वक्त हो गई है या 125 की हो गई है, बॉल नहीं पहुंच रहा। ये हमारी है ना बड़ी एक ऐसी चीज है कि जी बॉल नहीं पहुंच रहा, इसका कद छोटा है, इसका सर बड़ा है, इसका ये बॉलर ही नहीं लगता। हम जब तक इन चीजों से आगे नहीं बढ़ेंगे ना, हम क्रिकेट में आगे नहीं जाएंगे। न्यूजीलैंड के आप सारे बॉलर देख लें, मैक्सिमम स्पीड जो टेस्ट मैच में थी वो 135 थी, 130 के अंदर कर रहे थे टीम साउदी, और उसके बाद वो जो वैगनर था वो तो 124-25 कर रहा था, बट उन्होंने आपको 2 बार मजे से आउट कर दिया। सो भाई स्पीड जरूर देखें, बॉल करनी भी आनी चाहिए। जो मैं कल मोहम्मद आसिफ को सुन रहा था ना, हमारे दोस्त नहीं आसिफ खान, उनके साथ इंटरव्यू दे रहे थे, वो बात कर रहा था कि अभी जी मैंने इस उम्र में खेला है, जब मैंने क्रिकेट खत्म कर दी है, यूएस ओपन में एक T20 मैच, और रसल आर्नल्ड जो है वो आंद्रे रसल जो है टॉप प्लेयर है T20 का, कह रहे हैं आखिरी ओवर था मेरा T20 का, मैंने उसे 3 से ज्यादा नहीं स्कोर करने दिया। उसकी वजह उसे बॉल करनी आती है। हमारी ये जो एक नई चीज आ गई है ना, 145, 150, 140, अरे भाई आपने क्या करना है? मुझे बॉलर को आउट करने आना चाहिए, बैट्समैन को रन बनाना आना चाहिए। फवाद आलम को रन बनाना आता है, लेकिन वो उनके मुताबिक खड़ा नहीं होता था, उनका स्टांस सही नहीं था। भाई ये पसंद नापसंद ना करें, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, टॉप 5 हैं, उनमें से सेलेक्ट कर लें बॉलर्स, जो टॉप 5 बैट्समैन हैं जिन्होंने रन किए, उसमें से सेलेक्ट कर लें, बहुत आसान काम हो जाएगा। ठीक है, बातें तो बहुत सारी हैं, फिर किसी दिन बैठेंगे और तफसीली तौर पे जो इसके ऊपर गुफ्तगू शरीद करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट क्रिकेट के ऊपर जो डिबेट भी करते हैं, फवाद मुस्तफा, आपका बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, आप स्टूडियोज में तशरीफ लेकर आए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। असगर अजीम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क्रिकेट जो है इस ज़बोहाली का शिकार हुई है, मुसलसल नाकामियां हैं देखने को मिल रही हैं। एक क्रिकेट ही थी जिसको हम देख के एंटरटेन हो जाया करते थे, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अजीज़ हम बहुत जल्द ही कम बैक करेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।